एवरीवन। तो यहां स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 1 देखेंगे। एंड पहले ही बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफी सारे बेसिक्स आप यहां पे पढ़ोगे, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, वैलेंसी एंड अलग अलग प्रकार के कैटायंस, एनायंस, उनके ऊपर के चार्जेस एंड किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 9th में तो है ही, 10th के हिसाब से भी, जो 10th स्टैंडर्ड में आप बेसिक्स पढ़ोगे उसके हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। शुरू करते हैं। नाउ थोड़ा सा ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। महर्षि कणाद ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस इंडियन फिलोसोफर हैं, या फिर एक ऋषि मुनि भी बोल सकते हो। इन्होंने सबसे पहली बार परमाणु का जो कंसेप्ट होता है, एटम का जो कंसेप्ट होता है, वो हमें दिया था। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स के भी पहले इंडियन साइंटिस्ट या ऋषि मुनि महर्षि कणाद, इन्होंने ये परमाणु का कंसेप्ट हमें दिया था। इन्होंने क्या बोला, अगर आप मैटर को, व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग, यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देखते हो वो मैटर से बना हुआ है। मैं मैटर से बना हूं, आप मैटर से बने हो, मेरा माइक, मेरी पेन, मेरा ये रिमोट जिसपे मैं लिख रहा हूं, मेरा कंप्यूटर, एवरीथिंग, प्लैनेट हो गया, हमारा सन हो गया, गैलेक्सी हो गया, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज मास, इट हैज वॉल्यूम एंड जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये सब कुछ क्या है, मैटर है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करते जाओ। मैटर को पदार्थ भी कहा जा सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा ये चैप्टर के अंदर। मैटर को पदार्थ भी कह सकते हैं, और इसको अगर आप कट करके डिवाइड 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 करते जाओ, यू विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। देखो, हम उसको काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स आपको मिलते जाएंगे एंड यू विल रीच, एक ऐसा स्टेज आएगा, यू विल रीच द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको हम कहते हैं परमाणु। इन्होंने कहा, महर्षि कणाद ने इसको परमाणु कहा। ठीक है, यहां से ये शब्द आया परमाणु। ठीक है, जिसका फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से एक और फिलोसोफर हैं पाकुदा कत्ययामा। इन्होंने क्या कहा, परमाणु एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। मतलब परमाणु मतलब एटम्स। ठीक है, इधर ही सिंपल लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। परमाणु मतलब एटम्स, और एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं आपस में एंड अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या देखते हो आप आपके आसपास, ग्लूकोज हो गया, मिनरल्स हो गए अलग अलग प्रकार के। आपके शरीर के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स है। तो जो एटम्स है, परमाणु, वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां पे लिख देता हूं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। एंड इसी के वजह से इनका जो कंबाइंड फॉर्म है, इट क्रिएट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। जो भी आप आपके आसपास देखते हो, सॉलिड देखते हो, लिक्विड देखते हो, गैस देखते हो, ये सारी चीजें ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं, एनवायरमेंट में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में देखते हैं, ये सब कुछ परमाणु के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, फिर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स, इन्होंने मैटर के बारे में क्या बताया, इनकी इंक्वायरी इनटू मैटर, इन्होंने मैटर के बारे में क्या बताया। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर्स थे, लेकिन इनके पहले हमारे ऋषि मुनि आए, महर्षि कणाद, उसके बाद ये लोग आए। इन्होंने भी सेम चीज बताई कि जो मैटर है उसको आप डिवाइड करते जाइए, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल मिलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के स्टेज पे आप आ जाओगे, जिसका फर्दर डिवीजन, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड उसको डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल को नाम दिया एटम। तो परमाणु और एटम सेम चीज है। परमाणु हमारा इंडियन वर्ड है और एटम ये ग्रीक वर्ड है। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, आप जो मैटर के बारे में पढ़ते हो वो 3 प्रकार का है। एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। अब इन तीनों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस
जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं, आयन है, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये सब प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो ये एलिमेंट हैं। दे कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको और ज्यादा डिवाइड करके सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। फिर हीलियम, ये भी एक गैस है, नोबल गैस आपने सुना होगा, हीलियम हो गया। सोडियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, आयन आ गया, कॉपर आ गया, मर्क्यूरी, गोल्ड, ये सब कुछ क्या आ जाता है, एलिमेंट। इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसका क्या मतलब होता है आपको बताता हूं। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, दे आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है आगे भी आपको बताऊंगा, जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना समझ लो। इसके एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे वाटर है, तो मुझे बताओ, वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उनके कॉम्बिनेशन से बना है, बराबर है। तो कंपाउंड को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है, बराबर है। चलो, आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन है, उनको सेपरेट किया जा सकता है, यस, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। आपने ले लिया अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन से बना है, सेपरेट किया जा सकता है। आपने ले लिया CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो जो भी कंपाउंड है वो 2 और मोर एलिमेंट्स से बने हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लिया H2SO4, या अपन ने एक और एग्जांपल ले लिया CaCO3। तो किसी भी कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स रहेंगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यहां पे लिख दूं, कंपाउंड में क्या मिलेगा, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। चलो, सिंपल सिंपल बातें समझ में आ रही है। और मिक्सचर क्या होता है, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। कैसे भी भेल बना दो पूरी। चलो, मिक्सचर है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। कैसे भी मिक्स करो। फॉर एग्जांपल, आपने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में आपने नींबू निचोड़ा, फिर आपने उसमें शक्कर डाली, आपने उसमें नमक डाला, पानी डाला, बर्फ डाला ऊपर से, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। और उसमें कोई फिक्स प्रपोर्शन था नहीं, शुगर आपको 2 चम्मच डालना है 2 डालो, 3 चम्मच डालना है 3 डालो, नींबू का रस वाटी भर के डाल दो या 1 चम्मच डालो, आपके ऊपर है। तो मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किए जाएंगे आपस में, बस ये होता है मिक्सचर आपका। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड इनर्ट गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी बढ़ सकता है, कभी डस्ट पार्टिकल्स बढ़ सकते हैं, तो कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है ना। तो एयर इज अ मिक्सचर। वैसे ही सॉइल ले लो, मुझे बताओ, सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग 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 प्रकार के मिनरल्स होंगे, पानी होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, सारी चीजें मिक्स हैं, कोई प्रपोर्शन है क्या, फिक्स नहीं, कैसे भी मिक्स है, कम ज्यादा हो सकता है ना, अलग अलग चीजों का अमाउंट। तो ये भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। चलो, तो ये 3 बातें समझ में आती हैं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। अभी देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद आ रहा है डाल्टन की एटॉमिक थियरी क्या है, पहले वो देखते हैं, मुझे बताओ। ये आपके 8वीं का कंसेप्ट है, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी थियरी 1803 में एटॉमिक थियरी हमें दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मैटर इज मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनो, मैटर जो है, मैटर किससे बना है, एटम से बना है। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब इन्होंने क्या बोला कि एक एटम एक सॉलिड बॉल जैसा होता है, ध्यान से सुनना, एक एटम जो है वो पूरा एक सॉलिड बॉल होता है, इस तरीके से उसको तुम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, ये एटम है, एटम कैसा होता है, इट इज लाइक अ
लाइक अ सॉलिड बॉल, एक पूरा भरा हुआ बॉल जैसा है, उसको तुम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो उसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। एक सॉलिड बॉल के जैसा है, ना तो उसको काटा जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सारे एटम सेम होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मुझे बताओ क्या इन दोनों का एटम अलग होगा? बिल्कुल होगा। क्या उनका मास, एटॉमिक मास जो होता है वो भी अलग होगा? बिल्कुल होगा। क्या नाइट्रोजन का एटम अलग होगा? हाँ, उसकी साइज भी अलग होगी, उसका मास भी अलग होगा। क्लोरीन का एटम अलग होगा, सोडियम का एटम अलग होगा, आयन का एटम अलग होगा। सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग होते हैं, उनका मास भी अलग होता है। तो ये थियरी थोड़ी अपने को समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताइए दूसरा सवाल क्या है, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड, कंपाउंड कैसे बनता है? टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके पहले भी अपन ने देखा कंपाउंड कैसे बनता है। फिर व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक एक करके लिखते जाऊंगा मैं यहां पे। चलो, सॉल्ट ले लिया, कॉमन सॉल्ट, तो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर स्लेक्ड लाइम दिख रहा है तुमको? ध्यान से सुनो, स्लेक्ड लाइम, ये सब याद रखना है आपको। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है वाटर, वाटर तो जानते हो आप, वाटर इज नथिंग बट H2O। फिर लाइम ले लो, लाइम और क्विक लाइम सेम चीज है, लाइम को ही क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर आता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हट जाऊं मैं थोड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये थोड़े फॉर्मूले आपको आने चाहिए। चलिए, जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं स्मॉल बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ, तो विक्ट्री बैच आपके लिए है। एक बात बता दूं, इंग्लिश मीडियम हो गया या सेमी मीडियम हो गया, सेमी इंग्लिश, दोनों का पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स, फुल टीम ऑफ टीचर्स है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, गैलेक्सी मैम भी हैं, शुभम सर, मैं, हम तीनों भी आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। जैसे जूम पे हम हमारे डाउट क्लियरिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप सेशन जो होते हैं जूम पे कंडक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे बैच का है 1:1 कॉल, 1-on-1 कॉल, डायरेक्टली आप टीचर को कॉल कर सकते हो। आपको एक स्पेशल IVR नंबर, एक फोन नंबर दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, शुभम सर से बात करनी है, गैलेक्सी मैम से, योगेश सर से, फरीन मैम से, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली उनको कॉल करने के लिए आपके पास नंबर रहेगा। लिमिटेड स्टूडेंट अपन लेते हैं, तो पहले 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड है फर्स्ट 100, इससे आपका 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, तो कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर है हमारे एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करो, इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। अपने को आज 2 लॉ समझने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड आपको एटॉमिक साइज भी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन मतलब क्या? बचाना, कि मैटर कभी खत्म नहीं होने वाला है, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखेंगे। और इसी लॉ को एक और नाम है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, सेम चीज है। इसमें क्या होता है, चलो आपसे सवाल है, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या मास में कोई बदलाव आता है? आता है? नहीं आता है, क्यों नहीं आता है बताऊंगा। चलो, अपन यहां पे 2 केमिकल ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम Ca, क्लोराइड Cl2, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। बाय द वे, नाम पढ़ के फॉर्मूला कैसा बनाने का
कैल्शियम क्लोराइड नाम पढ़ा, फॉर्मूला कैसे बनाया, सोडियम सल्फेट नाम सुना, फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया, यही आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर सीखोगे। पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको मैं कोई भी नाम दूंगा, आप नाम का फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्टली, सिंपल हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो अपन ने दो कंपाउंड लिए, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। चलो ये मेरा, इसको मैं कहूंगा कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। चलो उसके अंदर मैंने क्या भरा है, ये भरा मैंने इसके अंदर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाली, टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने एक धागा बांधा हुआ है। बाय द वे यहां पे ब्लू कलर, पिंक कलर, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये सब सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं, मतलब पानी जैसे ही दिखते हैं, इनको कोई कलर वगैरह नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तरीके से कलर लिया है। चलो टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या लिया है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया हुआ है। ऊपर से अपन एक छोटा सा ढक्कन लगा देंगे, इसको कहते हैं कॉर्क, ठीक है। ऊपर से बूच लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क। कॉनिकल फ्लास्क हो गया, अंदर टेस्ट ट्यूब हो गई, टेस्ट ट्यूब को रस्सी बांधा हुआ है, धागा बांधा है, ऊपर से कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया। अभी अपन इसका मास मेजर करेंगे, एक वजन काटा ले लिया और इसका मास अपन ने लिया, कितना मास आया, 300.23 ग्राम्स, 300.23 ग्राम्स, ठीक है। अब इस पूरे फ्लास्क को मैं ऐसा उल्टा कर दूंगा ढुक, तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा बराबर, और मुझे एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, मतलब रिएक्शन हुआ। मुझे बताओ, इधर CaCl2 था और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, पानी जैसे होते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स किया तो तुमको एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन मिला, रिएक्शन हुआ। अब ये क्या रिएक्शन हुआ वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ध्यान से सुनो, आपने लिया CaCl2 प्लस उसमें आपने डाला Na2SO4। अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना, ये जो कैल्शियम है और ये जो SO4 है, SO4 का मतलब क्या, सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं अपन, सल्फेट, और ये क्या है, कैल्शियम। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, क्या बनेगा बताता हूं, ठीक है। बाय द वे एरो जो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स। तो ये कौन है मेरे, ये रिएक्टेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड में अपन क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। चलो तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम और सल्फेट एक साथ आ जाएंगे, आपको मिलेगा CaSO4, इसको कहूंगा कैल्शियम सल्फेट। बाय द वे ये कैल्शियम सल्फेट इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा लिख दूंगा मैं, पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता, तो इसके कैल्शियम सल्फेट के व्हाइट कलर के पार्टिकल्स बनते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, एंड दैट इज व्हाई आपका ये जो सॉल्यूशन है ना, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। क्यों, इस सॉल्यूशन के अंदर व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर फॉर्म्ड, इसलिए आपको वो व्हाइट कलर का दिखता है। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताते चलूंगा साथ साथ में, इसलिए आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। व्हाइट कलर के कैल्शियम सल्फेट के सॉलिड पार्टिकल्स अंदर बनते हैं, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चलो ये एक आपका प्रोडक्ट बना, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, अब मुझे बताओ वहां पे क्या बचा, रिएक्टेंट में क्या बचा है, रिएक्टेंट में सोडियम बचा है और क्लोरीन बचा है, तो ये दोनों मिलकर के बना देंगे NaCl। अब मुझे बताओ यहां पे देखो, Cl कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 है, Cl2, और Na भी कितना है, 2, दोनों 2 है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को NaCl के पहले 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा यहां से, इसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन। मतलब क्या, कि जितना सब्सटेंस या जितना मैटर आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। आप चाहिए तो काउंट कर लो, मुझे बताओ
रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है? एक है। प्रोडक्ट में भी कैल्शियम एक ही है। चलो, रिएक्टेंट में SO4 सल्फेट, ये कितना है? SO4 एक है, इधर भी SO4 एक ही है। उसको मैं पूरा एक यूनिट काउंट कर रहा हूं, सल्फेट SO4। फिर इधर 2 सोडियम है रिएक्टेंट में, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, बराबर है। और यहां पे अपन ने 2NaCl लिखा, मतलब जितना मैटर या जितना सब्सटेंस रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में आना चाहिए, एंड इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर। रिएक्शन में मैटर खत्म हो गया? नहीं हुआ। कहीं पे कुछ मैटर डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं हुआ। जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है। दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस किया है अपन ने, संतुलन मेंटेन किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, हमने क्या किया? LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, ये अपन ने किया। बात समझ में आ रही है? सारी बात समझ में आई? चलो, तो फाइनली रिएक्शन होने के बाद भी अपन ने इसका वजन करके देखा तो अपने को कितना मिला? सेम 300.23 ग्राम्स आया। तो रिएक्शन में ना तो कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, ना तो कुछ नया बना, सिर्फ केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना तो कोई नया एटम प्रोड्यूस हुआ। बात समझना मेरी, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है, नया मास बनने वाला है क्या? कुछ नहीं। ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। कैल्शियम और सल्फेट साथ में आके कैल्शियम सल्फेट बना, सोडियम और क्लोरीन साथ में आके NaCl बना। अदला बदली हुई, लेकिन कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई भी एटम नया भी नहीं प्रोड्यूस हुआ, जो था वही था। समझ में आई बात? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गया? अब ये लॉ हमें किसने दिया था? ये साइंटिस्ट थे एंटोइन एल लेवोइजियर, इन्होंने ये लॉ हमें दिया। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय एंटोइन लेवोइजियर इन 1785। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ना तो बनेगा ना तो खत्म होगा, सिर्फ अदला बदली होती है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कहीं पे भी मास, नया मास नहीं बन रहा है, एंड कोई मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। मतलब क्या? सिंपल भाषा में LHS इज इक्वल टू RHS। जितना मास या जितना मैटर रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी है। मैटर ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट, लेकिन मास कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देयरफॉर मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जितना पहले था 300.23 उतना ही बाद में था 300.23। पूरा आपको लर्न करना है, एंड बहुत सिंपल कंसेप्ट है। समझ में आ गई बात? इसलिए कोई भी रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हमें उसको बैलेंस करना है। जितना एटम्स रिएक्टेंट में है उतना ही अपने को प्रोडक्ट में भी दिखाना पड़ता है। उसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और अगर एग्जाम में बैलेंस नहीं किया तो मार्क्स कटता है। 10th की बता रहा हूं, 10th की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो, एंटोइन लेवोइजियर कौन थे? ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, सब्सटेंशियल मतलब बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है? चलो, इन्होंने क्या क्या किया वो एक बार अपन देख लेंगे। ज्यादातर इसके ऊपर भी सवाल किसी किसी स्कूल में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको रीड करना और समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नाम दिया। ये जो नाम है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये किसने दिया? इन्होंने दिया। ही प्रूव्ड दैट कंबशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। जैसे आप कार्बन को जलाओ, कोयले को जलाओ, कोयला ले लो, कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। जब वो जलेगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कंबशन, जलाना, किसी भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ठीक है? ही यूज्ड एक्यूरेट वेइंग ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को प्रॉपरली कैसे उनका वजन किया जाए, उनका वेट कैसे प्रॉपरली निकाला जाए, ये उन्होंने हमें बताया था, ठीक है? He discovered that water is made of hydrogen and oxygen. इन्होंने पहली बार हमें बताया कि जो पानी है उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। He proposed law of conservation of mass. अब देखो, मास और मैटर, मैंने बोला ना,
कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड कंजर्वेशन ऑफ मास सेम लॉ है, अलग नहीं है। ही इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिक केमिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब हर एक केमिकल को नाम देने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, केमिकल्स को नाम देने का। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग, नाम देने का प्रोसेस होता है। बच्चा घर पे होता है तो उसको भी अपन नाम देते हैं ना, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया केमिकल को नाम देने का। सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है, तो ये सब नाम देने का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ही रोट द फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट्री बुक, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन केमिस्ट्री। बुक का नाम है एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन केमिस्ट्री, ये इन्होंने लिखी थी। ही स्टडीड एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक, सल्फर, इनका उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा एक बार इसको रीड कर लो, समझ के ले लो, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है। चलिए, दूसरा लॉ अपना आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहां पे? आप देख तो रहे हो वीडियो, आपका जो भी नाम रहेगा ना, मुझे पता चलना चाहिए ना कौन कौन बच्चा देखा। तो आपका जो भी नाम है और आप कहां से हो, आपका नेम एंड लोकेशन, महाराष्ट्र में आप कौन से सिटी से हो या जिले से हो, तालुके से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, गांव से हो, आपका नाम और आपकी लोकेशन ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ूंगा मैं। मेरे जो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मुझसे, कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, मुझे पता चलना चाहिए, अच्छा लगता है। तो नेम एंड लोकेशन कमेंट में बताइए। चलिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हमें J.L. प्राउस्ट इन्होंने दिया था 1794 में। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको आगे बताऊंगा, मतलब एग्जाम्पल लेके बताऊंगा पूरा। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं, मतलब वाटर ले लो, वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होंगे एंड उनका जो मास है वो भी फिक्स्ड रहेगा। इनके मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, आपको बताऊंगा। ठीक है, द मास रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। मतलब क्या? देखो, पानी की बात करते हैं। आप पानी किसी भी सोर्स से ले लो, चाहे आप नदी से लो, लेक से लो, रिजर्वायर से लो, ग्राउंड वाटर से लो, रेन वाटर से ले लो, या आप किसी दूसरे ग्रह पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, वहां का पानी ले लो, आप मून पे चले जाओ, वहां का पानी ले लो, आप किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाओ, दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, वहां का पानी ले लो, पानी में हमेशा क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। फॉर्मूला सेम है, ध्यान से सुनना। एंड इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास है वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। दैट रेशियो इज 1:8। इसका क्या मतलब है सर? नहीं समझ में आया, रुको। हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा इस रेशियो में पाया जाता है वाटर के अंदर। इसका क्या मतलब है बताता हूं। चलो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कटोरी में पानी लिया, कितना लिया? 9 ग्राम पानी लिया, 9 ग्राम वाटर। तो मैंने आपको क्या रेशियो बताया? 1:8 का रेशियो है। किसका किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो 9 ग्राम पानी के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। रेशियो समझ में आया? चलो, एक और एग्जांपल। मान लो आपने 18 ग्राम पानी लिया, इधर ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको? 18 ग्राम वाटर। तो उसमें सेम रेशियो 1:8 का रेशियो है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन और कितने बचे? 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो वापस 2/16 करोगे आप, 2/16 कितना आ गया? 1/8 आ गया। रेशियो तो वही है, 1:8 का रेशियो। कम ऑन, और नो। तो आप पानी कहीं से भी ले लो, नदी से ले लो, लेक से लो, रिवर से लो, नाले से लो, गटर से लो, चंद्रमा से ले लो, मंगल ग्रह से ले लो, सैटर्न से ले लो, यूरेनस से ले लो, कहीं से भी ले लो, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेंगे एंड उनका जो मास का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1:8। बात समझ में आया? चलो, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपने मान लो ले लिया अमोनिया, NH3। तो इसमें दो चीजें हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। उनमें भी
उनका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा 14:3। 14 किसका है? 14 नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन का है। मतलब आपने एग्जांपल दे रहा हूं, 17 ग्राम अमोनिया लिया NH3, 17 ग्राम। आप इजीली मुझे अब सोच के बता सकते हो कि इसमें 17 ग्राम के अंदर हमेशा 14 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। 14:3 का प्रोपोर्शन रहेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये क्या लिया अपन ने? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 3:8 का प्रोपोर्शन है। 3 किसका है? कार्बन का है। 8 किसका है? ऑक्सीजन का है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन ने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इसमें क्या मिलेगा तुमको? इसमें आपको 3 ग्राम कार्बन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। फिर ये CO2 आप कहीं से भी लो, किसी भी सोर्स से लो, हमेशा ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है मास का, वो हमेशा सेम रहेगा, 3:8 का प्रोपोर्शन रहेगा। समझ में आया? CH4 क्या है? मीथेन। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या है? 3:4। ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है। चलो, तो आपने फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम CH4 लिया, 4 ग्राम, तो इसमें तुमको क्या मिलेगा? इसमें 3 ग्राम कार्बन एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं यहां पे नीचे, छोटा सा, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 12 ग्राम CH4 लिया और रेशियो वही है अपना 3:1 का रेशियो, तो इसमें कितना ग्राम कार्बन रहेगा और कितना ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, ये बताना मुझे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट में बताना इसका आंसर मुझे। तो समझ में आ गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बार अभी इस लॉ को फिर से आप अगर पढ़ो, क्या क्या बोला है देखो, देखो इधर से, एक कंपाउंड के अंदर हमेशा वही सेम एलिमेंट रहेंगे। पानी ले लिया, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास है उसका एक रेशियो फिक्स्ड रहेगा। द मास रेशियो, मास का जो रेशियो कितना है? 1:8। इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। आप पानी कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, कैसे भी ले लो, हमेशा 1:8 रेशियो में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलो, फिर अपने पास एक आखिरी कंसेप्ट है आज का, छोटा सा, एटॉमिक मास का। ध्यान से सुनना, एटम के अंदर क्या क्या होता है। वी हैव लर्नड दैट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो भी लिख देता हूं। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। चलो इसको ऐसे लिखता हूं यहां पे थोड़ा, न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर अपने को प्रोटॉन मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज। ठीक है, एंड उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजियन। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजियन। ध्यान से सुनो, ठीक है। देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged protons and electrically neutral neutrons। समझ में आया बात? तो आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इतना बेसिक अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा के शेल होता है, एल शेल होता है। चलो, शेल्स
कौन से हैं? K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, उसके आगे भी होता है, ठीक है। बेसिक आप 9th और 10th में KLMN पढ़ते हो। ये शेल्स होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। एटम की साइज हम उसके रेडियस से निकालते हैं। रेडियस मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहेंगे। अगर एटम एक सर्कल है तो उसका रेडियस क्या रहेगा? सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का, बराबर है। साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। द एटमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, मतलब एक सिंगल एटम का एटमिक रेडियस क्या रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब इधर शेल, शेल की बात कर रहे हैं। एटमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। अभी ध्यान से सुनो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलेंगे एटमिक रेडियस, और इसी को एटमिक साइज कहा जाता है, ठीक है। और एटमिक रेडियस को अपन नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। नैनोमीटर म्हणजे काय? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये आपको लर्न करना है। एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब देखो, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर मैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसका साइज कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। अब यहां पे एक आपको नया क्वांटिटी बताता हूं, 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए के ऊपर मैंने छोटा जीरो बनाया, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो और भी 2-3 बातें यहां पे लिख देता हूं। 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। और 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। थोड़ी बातें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नैनोमीटर को अपन NM ऐसा लिखते हैं, NM, और माइक्रोमीटर को ऐसे बनाते हैं, μm। ये जो ये है ना, ये ऐसा, इसको बोलते हैं म्यू। प्रोनाउंसिएशन क्या है? म्यू। तो ये 2-3, 10⁻10 क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻9 क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 10⁻6 क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलो वाटर मॉलिक्यूल के साइज की बात करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, वो आपको नैनोमीटर्स में मिलता है। उसका मॉलिक्यूलर रेडियस पकड़ लो या एटमिक रेडियस 10⁻9। फिर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, अपने आपका जो रेड ब्लड सेल होता है ना, RBC, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो आपको 10⁻8 मीटर के रेंज में मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। नाउ एटम्स बहुत छोटे हैं, बहुत मतलब भयंकर छोटे हैं, भयंकर भयंकर। लेकिन अपने पास मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इनका इस्तेमाल करके आप एनलार्ज्ड इमेजेस ऑफ एटम निकाल सकते हो। इधर भी आपको दिख रहा है वो जो एक एक डॉट दिख रहा है ना, कौन सा डॉट है बताता हूं आपको। ये देखो, ये डॉट, फिर ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये, चलो ये येलो येलो एक एक डॉट दिख रहे हैं आपको जो मैंने बनाए, वो एक एक सिंगल सिंगल एटम है। और यहां पर भी जो आपको पीले पीले डॉट दिख रहे हैं ना, सारे सिंगल सिंगल पीले 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 जो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो सारे एक सिंगल सिंगल एटम है, ठीक है। देखो फील्ड आयन माइक्रोस्कोप से ये इमेज निकाली गई है ऑफ इरिडियम एटम। इरिडियम क्या है? एक एलिमेंट है, एक मेटल है। एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम। जितने भी टिपके आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, वो सब एक एक सिंगल सिंगल एटम्स है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। चलो अब एक लास्ट कंसेप्ट अपन समझेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी वैसे वैसे एटम बड़ा होते जाएगा। एकदम सिंपल बात। जैसे चलो ये कौन है? ये सोडियम एटम है, सोडियम, ठीक है। इसके पास कितने शेल हैं? के शेल दिख रहा है आपको, ये के, ये एल और ये एम, 3 शेल है। सोडियम के पास 3 शेल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है, सोडियम,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट में बताना। कितना शेल है? 3 शेल है। चलो फिर मैंने यहां पे ले लिया, ये मैंने लिया पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। इसके पास कितना शेल है? के एल एम एन, 4 शेल। पोटेशियम बड़ा है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ते जाती है। जितने ज्यादा शेल्स, मोर शेल्स लार्जर एटम, सिंपल बात समझ में आ रही है। शेल बढ़ेंगे एटम बड़ा होगा। पोटेशियम इज लार्जर देन सोडियम, सिंपल एकदम कंसेप्ट आ गया। चलो फिर एक आखिरी बात, इफ टू एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स द एटम विथ मोर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज स्मॉलर। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है आपको बताता हूं। चलो जैसे फिर से ये अपन ने ले लिया यहां पे सोडियम। अब आप देखो, एक चीज आपको बताऊंगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और बाहर जो शेल्स हैं उनके अंदर भी 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पहले शेल में 2 है, इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, या फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है? 281, ये के शेल में, ये एल शेल में, ये एम शेल में, बराबर है। इतना बात समझा? अब मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं सोडियम के आगे का मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके पास 12 प्रोटॉन है और बाहर 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके आउट शेल्स के अंदर, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? 2,8,2। देखो फटाफट देखो, ये के शेल में, ये एल शेल में, ये एम शेल में। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कंसेप्ट क्या है, होता क्या है? आपको दिख रहा है मैग्नीशियम सोडियम से छोटा है, क्यों? ध्यान से सुनना, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, 11 प्रोटॉन, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं तो कहना इससे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। किधर बढ़ा? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अंदर की तरफ खींचते हैं। मुझे बताओ, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ज्यादा खिंचाव आता है। न्यूक्लियस जो है आपका, जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचते हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे देखो यहां पे शेल, दोनों के पास 3 शेल्स है, यस और नो? इन दोनों के पास कितना शेल्स है? 3 शेल्स। शेल्स में कोई चेंज है क्या? नहीं। सोडियम में भी 3 शेल है, KLM, मैग्नीशियम में भी 3 शेल है। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचा जाता है, तो एटम की साइज क्या होती है? छोटी होती है। कंसेप्ट समझ में आया? देखो, दिस इज बिकॉज ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब क्या? जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम। बात समझ में आया? चलो, तो बस इसी के साथ अपन यहां पे लेक्चर 1 समाप्त करते हैं, और इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हम एटॉमिक मास से शुरू करेंगे। एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास पे जाएंगे, वहां से मोल कंसेप्ट पे जाएंगे, पूरा मोल कंसेप्ट अपन खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों?
सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा रहेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका नाम, आपका लोकेशन जरूर बताना। एंड अगर यहाँ तक देखा है तो यू आर इन द टॉप 1%। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।